गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछली क्लास में इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का केस हमने डिस्कस किया था। आज हम शुरू करेंगे फॉरेन ब्रांचेस का केस। फॉरेन ब्रांच का केस बेटा शुरू करेंगे। हेडिंग लिखो, फॉरेन ब्रांचेस। थोड़ा सा आपको बेटा समझाता हूं, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे इसका। देखो, अज्यूम करो बेटा, ये हेड ऑफिस है बेटा। जो हेड ऑफिस है ना, वो है इंडिया में, ठीक है। लेकिन इसकी जो ब्रांच है वो इंडिया में नहीं है, है ना। हम कौन सा केस कर रहे हैं? फॉरेन ब्रांच का। यानी ब्रांच इंडियन ब्रांच नहीं है, फॉरेन ब्रांच है। तो ब्रांच है बेटा यूएस में। बेटा होता क्या है, ये जो ब्रांच है ना, ये अपना क्या बनाती है? ट्रायल बैलेंस। ब्रांच अपना क्या बनाती है? ट्रायल बैलेंस। और यूएस में है तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रायल बैलेंस डॉलर्स में बनेगा। ट्रायल बैलेंस डॉलर्स में बनेगा, ठीक है। फिर पता है ये ब्रांच क्या करती है? ये ब्रांच अपना ट्रायल बैलेंस रेमिट कर देती है। किसको? एचओ को। जो फॉरेन ब्रांच होती है वो अपना ट्रायल बैलेंस किसको रेमिट कर देती है बेटा? एचओ को रेमिट कर देती है। अब एचओ सुनो, एचओ क्या करता है? सबसे पहले एचओ कन्वर्जन करता है। किसका? डॉलर्स का कन्वर्जन इनटू रुपीस। मतलब एचओ बेटा सबसे पहले क्या करेगा? ट्रायल बैलेंस इन डॉलर्स को कन्वर्ट करेगा इनटू ट्रायल बैलेंस इन रुपीस। और उसके बाद उस ट्रायल बैलेंस से एचओ बनाएगा ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल। उससे बनाएगा वो ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल, और वो बनाएगा बेटा ब्रांच की बैलेंस शीट। तो अगर आप नोटिस करो ना, ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है जैसे इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में मैंने कल कराया था, बिल्कुल सेम। बस एक एडिशनल पार्ट क्या है? कन्वर्जन का। आपको डॉलर्स को, फॉरेन करेंसी को, इसे हम क्या कहते हैं? फॉरेन करेंसी। डॉलर्स इज फॉरेन करेंसी। डॉलर आपकी है फॉरेन करेंसी। तो आपको बस एडिशनल काम क्या करना है? आपको फॉरेन करेंसी को बेटा कन्वर्ट करना है। फॉरेन करेंसी को आपको कन्वर्ट करना है इनटू रिपोर्टिंग करेंसी। इसे हम, रुपीस को हम क्या नाम देते हैं? रिपोर्टिंग करेंसी। तो बस ये एक एडिशनल काम है जो आपको करना है फॉरेन ब्रांचेस के केस में। आपको फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा इनटू रिपोर्टिंग करेंसी, ठीक है। चलो बच्चे कॉपी करो। मेन हमें ये कन्वर्जन का ही केस देखना है। कॉपी कर लो इसे। अच्छा बेटा, बेटा पता है क्या, सुनो। कन्वर्जन के क्या रूल्स हैं वो हमें जरा देखने हैं बेटा। कन्वर्जन रूल्स। बेटा कन्वर्जन ना किस रेट पे होगा? इंपॉर्टेंट बात यहां पर वो है, क्या आप कन्वर्जन ओपनिंग रेट पे करोगे या आप कन्वर्जन क्लोजिंग रेट पे करोगे या आप कन्वर्जन बेटा एवरेज रेट पे करोगे? मेन बात ये है। फ्रेश पेज पे कर लेते हैं इसे। कन्वर्जन के बेटा रूल्स क्या है? सुनना मेरी बात। कन्वर्जन के रूल्स क्या है बेटा? एक बात याद रखना, कन्वर्जन
किस रेट पे होगा वो डिपेंड करता है ब्रांच कौन सी है। क्या वो नॉन इंटीग्रल ब्रांच है? क्या वो नॉन इंटीग्रल ब्रांच है या बेटा वो इंटीग्रल ब्रांच है? या वो आपकी इंटीग्रल ब्रांच है। तो ब्रांच दो तरह की होती है। फॉरेन ब्रांच दो तरह की होती है, इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच। तो टाइप्स ऑफ फॉरेन ब्रांचेस बेटा दो होती है। एक तो होती है इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच और एक नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच। तो एक तो है आपकी इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच और एक है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच। पहले नॉन इंटीग्रल के क्या रूल्स हैं वो देखते हैं। बेटा नॉन इंटीग्रल के रूल्स क्या हैं? जो ओपनिंग स्टॉक है उसका कन्वर्जन होगा बेटा ओपनिंग रेट पे। जितने भी क्लोजिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, जितने भी क्लोजिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, उनका कन्वर्जन होगा क्लोजिंग रेट पे, इंक्लूडिंग फिक्स्ड असेट्स। जितने भी क्लोजिंग असेट्स और लायबिलिटीज हैं उनका कन्वर्जन क्लोजिंग रेट पे होगा, इंक्लूडिंग फिक्स्ड असेट्स। और जितनी भी रेवेन्यू आइटम्स हैं, जैसे सेल्स हो गई, परचेज हो गई, एक्सपेंसेस हो गए, इन सब का कन्वर्जन होगा बेटा एवरेज रेट पे। एवरेज रेट मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो जितनी भी रेवेन्यू आइटम्स हैं उनका कन्वर्जन होगा एवरेज रेट पे। एवरेज रेट मतलब ओपनिंग रेट प्लस क्लोजिंग रेट डिवाइड बाय 2। ओपनिंग रेट प्लस क्लोजिंग रेट डिवाइड बाय 2। लो बच्चे, ये हो गए रूल्स कन्वर्जन के इन केस ऑफ नॉन इंटीग्रल ब्रांच। ठीक है, अच्छा बेटा कॉपी करो इसे, फिर इंटीग्रल ब्रांच करते हैं। अब बेटा जो इंटीग्रल ब्रांच है ना, उसमें पहला सेम है, ओपनिंग स्टॉक का कन्वर्जन बेटा ओपनिंग रेट पे ही होगा। तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, सेम है, ये तो आपका सेम है। ठीक है, अच्छा सेकंड, जितने भी क्लोजिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, क्लोजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उनका कन्वर्जन होगा क्लोजिंग रेट पे। और मेन डिफरेंस यहां पर है बेटा एक्सक्लूडिंग फिक्स्ड असेट्स, मतलब इंटीग्रल ब्रांच के केस में फिक्स्ड असेट्स का कन्वर्जन क्लोजिंग रेट पे नहीं होगा। तो यहां पर डिफरेंस है, यहां पर आपका डिफरेंस है, बाकी सेम है। ठीक है, अच्छा फिर बेटा फिक्स्ड असेट्स का कन्वर्जन किस रेट पे होगा, पहले उसको बाद में करते हैं। पहले रेवेन्यू आइटम्स लिखो। रेवेन्यू आइटम्स सेम है, उनका कन्वर्जन एवरेज रेट पे ही होगा। तो ये भी बेटा सेम है। बस मुझे बताओ मेन डिफरेंस कहां पर है? बेटा फिक्स्ड असेट्स में ही है। नॉन इंटीग्रल में ना, नॉन इंटीग्रल में फिक्स्ड असेट्स का कन्वर्जन क्लोजिंग रेट पे होता है बेटा, जबकि इंटीग्रल में फिक्स्ड असेट्स का कन्वर्जन होता है रेट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। मतलब जिस दिन आपने फिक्स्ड असेट खरीदे थे उस दिन का जो रेट है, उस रेट पे फिक्स्ड असेट्स का क्या होगा बेटा, कन्वर्जन होगा। तो मेन डिफरेंस हमारा दोनों में फिक्स्ड असेट्स वाले पॉइंट में ही है। डिफरेंस मेन आपका फिक्स्ड असेट वाले पॉइंट में ही है, बाकी पूरा केस सेम है बेटे।
कॉपी करो इसे। बेटा अब इसमें ना एक बात मैं आपको और बता दूं छोटी सी, दोनों में, नॉन इंटीग्रल और इंटीग्रल में। बेटा जब आप कन्वर्जन करोगे ना और ट्रायल बैलेंस बनाओगे इन रुपीस, ट्रायल बैलेंस किस में बनाओगे बेटा? रुपीस में। तो ट्रायल बैलेंस में ना एक डिफरेंस आएगा डेबिट और क्रेडिट साइड पे, उसे हम नाम देते हैं डिफरेंस इन फॉरेन एक्सचेंज। क्या नाम देंगे उसे? डिफरेंस इन फॉरेन एक्सचेंज। और यहां पर भी आएगा बेटा, उसे नाम देंगे डिफरेंस इन फॉरेन एक्सचेंज। और बेटा ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, अगर इंटीग्रल ब्रांच का केस है बेटा, तो दैट डिफरेंस इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दैट डिफरेंस इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। और अगर नॉन इंटीग्रल में आता है डिफरेंस, तो दैट डिफरेंस इज ट्रांसफर्ड टू फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व। दैट डिफरेंस इज ट्रांसफर्ड टू फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व। और ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व जाएगा बैलेंस शीट में। ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व कहां पर जाएगा बेटा? बैलेंस शीट में। बस ये बात ध्यान रखना। चलो कॉपी करो इसे, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं इसका। तो बेटा मेन डिफरेंस इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल में, एक तो डिफरेंस है फिक्स्ड एसेट में। इंटीग्रल में फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यूएशन होगा, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, सॉरी सॉरी, ये बेटा 2 मिनट, 2 मिनट जरा। दो मिनट बेटा। अच्छा ये कौन सा केस था ये आपका? 2 मिनट। ये पहला हमने नॉन इंटीग्रल लिखा था ना बेटा। नॉन इंटीग्रल में फॉरेन एक्सचेंज जाता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व में, और इंटीग्रल में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2 मिनट, उल्टा हो गया था वो। और बेटा ये आपका फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व कहां पर जाता है? बैलेंस शीट में बेटे। ये कर लेना बच्चे, मुझे लगा पहले हमने इंटीग्रल लिखा है। तो नॉन इंटीग्रल के केस में जो डिफरेंस आएगा वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व, और इंटीग्रल में जो आएगा दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कर लिया बेटा सबने? चलो अब आओ आपका एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखो बेटा फॉरेन ब्रांचेस का केस, देखो ध्यान देना, मेन केस हमारा कन्वर्जन का है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24। वो कह रहा है ओमेगा हैज अ ब्रांच एट वॉशिंगटन, इट्स ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30th सितंबर इज एज फॉलोज। तो देखो ब्रांच वॉशिंगटन में है ना, तो डॉलर्स में बनाया है ट्रायल बैलेंस। क्या क्या गिवन है? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, गुड्स फ्रॉम ओमेगा, एचओ, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, सैलरी, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस, एचओ अकाउंट, डेटर, क्रेडिटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। अच्छा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको दे रखी है। वेजेस आउटस्टैंडिंग इज $1000,
depreciate plant and machinery and furniture and fixtures at 10% per annum. HO sent goods to branch for 39 lakh 40,000. HO shows an amount of 43 lakh due from branch. Closing stock दे रखा है $52,000. There were no in transit items at the start or at the end. On September 1, 2010, when fixed assets were purchased, rate of exchange was 38 rupees to $1. On October 1, 11, rate was 39 to $1. On 30th September, rate was 41 to $1. Average rate was 40 rupees to $1. ठीक है, फिर उसने कहा है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस incorporating adjustments given under 1 to 4 converting dollars into rupees. तो चलो पहला काम है हमारा कन्वर्जन. हेडिंग जरा लिखोगे बेटा कन्वर्जन. देखो सबसे पहले हम बेटा एक बनाएंगे ट्रायल बैलेंस. और याद रखना आपको जो ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में गिवन था दैट वाज इन डॉलर्स, हम उसे कन्वर्ट करेंगे इनटू रुपीस. हेडिंग लिखो बेटा ट्रायल बैलेंस इन रुपीस. ट्रायल बैलेंस इन रुपीस. चलो बच्चे 4 कॉलम बनाओ. पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम रेट का, तीसरा कॉलम डेबिट का और चौथा क्रेडिट का. ये 4 कॉलम्स बेटा बना लो. 4 कॉलम्स बना लेना. चलो बेटा करना शुरू करें. आओ जाओ करना शुरू करते हैं. सुनो ध्यान से. अब जो एडजस्टमेंट्स हैं उन्हें भी साथ साथ इनकॉर्पोरेट करते चलेंगे बेटा. आ जाओ. सबसे पहले है बेटा प्लांट एंड मशीनरी. मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सुनना इंपॉर्टेंट बात. क्वेश्चन पढ़ के पहले मुझे ये बताओ क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि ये ब्रांच इंटीग्रल है या नॉन इंटीग्रल है. पहले पढ़ के बताओ कहीं लिखा हो ब्रांच इंटीग्रल है या नॉन इंटीग्रल है. मेरे ख्याल से बेटा क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है. तो मैं एक काम कर रहा हूं, फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को आपको करा रहा हूं इंटीग्रल मेथड से. अगला क्वेश्चन फिर नॉन इंटीग्रल से कर रहे हैं. ये वाला क्वेश्चन अगला करेंगे इंटीग्रल से. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नॉन इंटीग्रल से कर रहे हैं, अगला इंटीग्रल से करेंगे. ठीक है, चलो सुनो सुनो. नॉन इंटीग्रल है बेटा. नॉन इंटीग्रल में फिक्स्ड असेट्स का कन्वर्जन किस रेट पे होता है? क्लोजिंग रेट पे. तो मुझे बताओ $1,20,000 के फिक्स्ड असेट्स हैं और क्लोजिंग रेट बेटा आपका नीचे 9th पॉइंट पढ़ना. On September 30, 2012, the rate was rupees 41 to $1. तो अभी लिखना कुछ मत. $1,20,000 का प्लांट और मशीनरी है और क्लोजिंग रेट 41 है. तो 49,20,000 का प्लांट और मशीनरी हो गया. ठीक है, अब सुनो नीचे पढ़ो. इस पे 10% का डेप्रिसिएशन भी था. तो 49,20,000 पे 10%, 4,92,000 का डेप्रिसिएशन आता है. तो मुझे बताओ WDV क्या बची प्लांट और मशीनरी की? 49,20,000 माइनस 4,92,000, 44,28,000. तो यहां पर लिखो प्लांट एंड मशीनरी WDV पे कितना बेटा? 44,28,000. अच्छा किस रेट पे कन्वर्जन किया है बेटा? क्लोजिंग रेट पे 41 पे. और डेप्रीसिएशन ना अलग से लिख लेना. डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना आया था? 4,92,000. इसका भी कन्वर्जन 41 पे. बात समझ आई बेटा सबको? ठीक है. अच्छा अगला फर्नीचर एंड फिक्चर्स ऐसे ही करेंगे.
फर्नीचर एंड फिक्चर्स, WDV पे लिखना बेटा। देखो आपके पास फर्नीचर एंड फिक्चर $8,000 का है, ठीक है, कन्वर्जन होगा क्लोजिंग रेट पे 41 पे, तो $8,000 इंटू 41, 3,28,000 का फर्नीचर, उस पे 10% का डेप्रिसिएशन 32,800। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं बेटा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर 32,800। तो मुझे एक बात बताओगे, 3,28,000 का फर्नीचर था जिसपे 32,800 का डेप लगा, तो बच गया 295,200 का। कन्वर्जन कौन से रेट पे हुआ दोनों का? 41 पे। बच्चे बताओ बात समझ आ रही है? तरीका आ रहा है सबको? चलो अगला, ओपनिंग स्टॉक। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा, ओपनिंग स्टॉक का कन्वर्जन ओपनिंग रेट पे होता है, चाहे इंटीग्रल हो चाहे नॉन इंटीग्रल। और ओपनिंग रेट आपको 8th पॉइंट में दे रखा था 39, तो $56,000 एट 39, 21,84,000, ठीक है। फिर इसके बाद परचेजेस, याद रखना बेटा परचेजेस आपकी रेवेन्यू आइटम है, और रेवेन्यू आइटम्स का कन्वर्जन बेटे एवरेज रेट पे होता है, वेदर इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल। और एवरेज रेट आपको 10th पॉइंट में दे रखा है 40 रुपीज, कितना? $2,40,000 एट द रेट ऑफ 40, 96 लाख, ठीक है। अच्छा, फिर आती है सेल्स। बेटा सेल्स भी रेवेन्यू आइटम है, कन्वर्जन एवरेज रेट पे होगा 40 पे, तो $4,16,000 एट 40, 1,66,40,000 क्रेडिट साइड पे लिखना, क्रेडिट बैलेंस होगा, सेल्स है 1,66,40,000। फिर इसके बाद ये देखना इंपॉर्टेंट, गुड्स फ्रॉम एचओ, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ। बेटा एक बात याद रखना, आपको एचओ से गुड्स रिसीव हुए, बेटा इसका ना कन्वर्जन नहीं होता है, ये आता है एक्चुअल बेसिस पे। ये आएगा किस पे? एक्चुअल बेसिस पे। एक्चुअल बेसिस का मतलब क्या हुआ, एचओ ने एचओ ने अपनी बुक्स में जितना गुड्स सेंट टू ब्रांच रिकॉर्ड करा, ब्रांच अपनी बुक्स में उतना ही गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ रिकॉर्ड करेगी। भाई जितना एचओ ने भेजा होगा ब्रांच को उतना ही तो रिसीव हुआ होगा ना। तो एचओ ने अपनी बुक्स में जितना गुड्स सेंट टू ब्रांच रिकॉर्ड करा, ब्रांच अपनी बुक्स में उतना गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ रिकॉर्ड करेगी। और नीचे देखना बेटा, थर्ड पॉइंट, एचओ सेंट गुड्स टू ब्रांच फॉर 39,40,000। तो जब एचओ ने 39,40,000 के गुड्स भेजे, तो ब्रांच को कितने के रिसीव हुए होंगे? 39,40,000 के। ये एक्चुअल बेसिस पे आएगा बेटा। फिर वेजेस, ये देखना बेटा इसकी एडजस्टमेंट है। अच्छा, वेजेस $2,000 की थी, और नीचे देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रखी है $1,000, तो प्लस कर देते हैं ना, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को प्लस कर देते हैं, तो $3,000 की वेजेस हो गई, ठीक है। अब सुनो, वेजेस रेवेन्यू आइटम है, एवरेज रेट पे होगा, तो $3,000 एट द रेट ऑफ 40, 1,20,000। अब याद रखना ट्रायल बैलेंस में अब एक चीज और आ जाएगी, आउटस्टैंडिंग वेजेस। भाई जब वेजेस को $1,000 से बढ़ाया, तो डेबिट साइड बढ़ गई ना ट्रायल बैलेंस की, तो क्रेडिट साइड को भी तो बढ़ाओगे $1,000 से। भाई आपने डेबिट साइड को $1,000 से बढ़ाया, तो क्रेडिट साइड को $1,000 से बढ़ाओगे। और याद रखना आउटस्टैंडिंग वेजेस क्लोजिंग लायबिलिटी है, इसका कन्वर्जन क्लोजिंग रेट पे होगा 41 पे, तो $1,000 एट द रेट ऑफ 41, 41,000 रुपीज बेटा। चलो बाकी तो सिंपल है, आप करना शुरू करो अपने आप। कैरेज इनवर्ड, अच्छा रेवेन्यू आइटम है, कन्वर्जन क्लोजिंग रेट पे 40 पे, सॉरी एवरेज रेट पे, $1,000 एट द रेट ऑफ 40, 40,000। सैलरी,
रेवेन्यू आइटम है, एवरेज रेट पे 40 पे होगा, 2,40,000, $6,000 एट द रेट ऑफ 40, 240. रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, कन्वर्जन क्लोजिंग रेट पे सॉरी एवरेज रेट पे 40 पे, $2,000 एट द रेट ऑफ 40, 80,000. फिर इंश्योरेंस एवरेज रेट पे $1,000 एट द रेट ऑफ 40, 40,000. ट्रेड एक्सपेंसेस, रेवेन्यू आइटम है, एवरेज रेट पे होगा बेटे, ट्रेड एक्सपेंसेस 40, $1,000 एट द रेट ऑफ 40, 40,000. लो बेटा कॉपी करो इसे. ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद एचओ अकाउंट. अब ये सुनना बेटा, बेटा इस एचओ अकाउंट का भी ना कन्वर्जन नहीं होगा. सोच के देखो भाई, एक बात सिंपल है ना, एचओ की बुक्स में जितना ब्रांच का बैलेंस है उतना ही ब्रांच की बुक्स में होगा एचओ का बैलेंस, है ना. और नीचे अगर आप पढ़ोगे फोर्थ पॉइंट, तो एचओ शोज एन अमाउंट ऑफ 43 लाख ड्यू फ्रॉम ब्रांच. तो एचओ की बुक्स में ब्रांच का 43 लाख का बैलेंस है, डेबिट लेना है एचओ ने. तो ब्रांच की बुक्स में एचओ का क्रेडिट बैलेंस होगा उतना ही, 43 लाख. किस बेसिस पे आएगा ये बेटे, एक्चुअल बेसिस पे आएगा. इसका कन्वर्जन नहीं होगा. डेटर क्लोजिंग असेट है, कौन से रेट पे करोगे, क्लोजिंग रेट पे 41 पे, 9,84,000. फिर क्रेडिटर्स, क्लोजिंग रेट पे करोगे 41 पे, 17,000 इंटू 41, 6,97,000. फिर बैंक क्लोजिंग रेट पे 2,05,000. ठीक है. और कैश क्लोजिंग रेट पे 41 पे 41,000. चलो बेटा, बेटा अब आप अगर इसे, बेटा अगर आप इसे टैली करोगे ना, चेक करोगे, आप डिफरेंस आएगा आपका. बेटा ये डिफरेंस ना क्रेडिट साइड पे आएगा. ये आपका डिफरेंस जो है ये क्रेडिट साइड पे बेटा डिफरेंस आएगा 10,84,000 का, क्रेडिट साइड पे. इसे हम कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज गेन. क्रेडिट साइड पे आ रहा है ना, तो गेन हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर. ठीक है. और ये दोनों साइड्स बेटा आपकी टैली हो जाएंगी. और आपको अच्छी तरह पता है नॉन इंटीग्रल में फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस कहां पर जाता है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व में. तो ये 10,84,000 चला जाएगा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व में. बेटा कॉपी कर लो इसे. हमारा पहला स्टेप क्वेश्चन का हो गया जिसमें उसने ट्रायल बैलेंस बनाने को कहा था इन रुपीस. अब सेकंड पार्ट करेंगे, पहले से कॉपी करो. बेटा आप सेकंड पार्ट अगर पढ़ोगे ना, तो उसने आपको ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाने को कहा है. इसमें खास कुछ नहीं है बेटा. जैसे आपने कल बनाया था ना ट्रेडिंग पीएल इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के केस में, बेटा वैसे ही बनाना है. हेडिंग लिखो, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. और इसमें बनाते हैं पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल. लो बेटा फॉर्मेट बनाओ, करना शुरू करेंगे. ध्यान रखना बेटा, आप रुपीस में बनाएंगे. रुपीस में
ठीक है, करना शुरू करें। सबसे पहले बेटा ओपनिंग स्टॉक, अपना ट्रायल बैलेंस रुपीस वाला साथ साथ देखते चलो। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 21,84,000। इसके अलावा परचेजेस देखो 96 लाख की परचेजेस हैं। अच्छा, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, एक तरह से हमारी परचेजेस हैं। देखो एक्चुअल बेसिस पे आई थी कितने की, 39,40,000 की। इसके अलावा वेजेस आई थी बेटा 1,20,000 की। इसके अलावा कैरेज इनवर्ड आया था कितने का, 40,000 का। बाय साइड पे आपकी सेल्स आई थी 1,66,40,000। बाय साइड पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा, पढ़ना कितना था, $52,000। क्लोजिंग रेट पे करना 41 पे, 21,32,000 का क्लोजिंग स्टॉक। बस मेरे ख्याल से ट्रेडिंग की आइटम्स हो गई। प्रॉफिट निकालो, जीपी 28,88,000। ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन 28,88,000। ये आपका बेटा जीपी आ गया 28,88,000। ठीक है, कॉपी करो इसे, फिर पीएल बनाते हैं। बनाए पीएल, चलो बेटा बनाओ। इसी के आगे जीपी को ब्रॉट डाउन करना बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 28,88,000। और स्टार्टिंग से बेटा शुरू हो जाओ। सबसे पहले था डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 4,92,000 का। फिर है आपका डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर, कितने का था, 32,800 का। इसके अलावा बेटा खर्चे थे आपके सैलरी 2,40,000 की, सैलरी आपकी 240 की, रेंट 80 का, रेंट 80 का, इंश्योरेंस 40 का, इंश्योरेंस 40 का, ट्रेड एक्सपेंसेस 40 के, ट्रेड एक्सपेंसेस 40 के। बस हो गया मेरे ख्याल से। चलो बेटा नेट प्रॉफिट निकाल लो, 28,88,000 माइनस 4,92,000, 32,800, 240, 80, 40, 40, यह आ जाएगा 19,63,200, 19,63,200। ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया 19,63,200 नेट प्रॉफिट। लो बच्चे कॉपी कर लो। फिर तीसरा पार्ट करते हैं, आपकी बैलेंस शीट। बनाए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट करो बेटा, फॉर्मेट बनाओ बैलेंस शीट का। पहले बैलेंस शीट कर लिया सबने नेट प्रॉफिट। चलो बेटा बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं। क्या क्या आएगा स्टार्टिंग से देखना। प्लांट और मशीनरी 44,28,000।
फर्नीचर एंड फिक्चर्स 295 200। फिर आएगा बेटा आउटस्टैंडिंग वेजेस 41,000। ठीक है, फिर एचओ का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है बेटा 43 लाख। इनर कॉलम में लिखना, क्यों इनर कॉलम में, क्यों, याद करो, इस एचओ के बैलेंस में नेट प्रॉफिट क्या होता है बेटा, ऐड हो जाता है 19,63,200। तो 62,63,200 ये एचओ का बैलेंस आ गया बेटे। फिर इसके बाद डेटर्स, डेटर्स 9,84,000। ठीक है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपके आ जाएंगे 6,97,000। ठीक है, इसके अलावा बैंक 2,05,000। बैंक 2,05,000 और कैश 41,000। अच्छा, इसके अलावा वो जो फॉरेन एक्सचेंज का डिफरेंस आया था, वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व कितना डिफरेंस आया था बेटा, 10,84,000 का। इसके अलावा बेटा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, देखो कितना, 21,32,000 का। चलो टैली करो, चेक करना कोई पॉइंट रह गया हमारा। 80,85,200। 80,85,200। बस ये आपका ब्रांच ट्रेडिंग पीएल और ब्रांच बैलेंस शीट। 80,85,200 आ गया बैलेंस शीट का टोटल। क्वेश्चन बेटा क्लियर हुआ सबको? ये आपका था नॉन इंटीग्रल का। ठीक है बेटा, चलो कॉपी कर लो, बाकी बच्चे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कॉपी कर लो इसे। सबका हो गया? चलो बच्चे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।